कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी से जो खिड़की के पास अपनी दूसरी शराब का गिलास भरने गया ही था कि जैसे ही उसने ऊपर देखा उसके सारे बॉडीगार्ड मारे जा चुके थे। उसने खुद को थोड़ा संभाला, बची हुई शराब पी ली और पीछे मुड़कर देखा तो माइकल उसके सामने खड़ा था। किसी जमाने में उसी के लिए काम करने वाला ये सबसे खतरनाक कातिल आज उसी का काल बनकर खड़ा था। बूढ़ा आदमी अभी भी उसे मनाने की कोशिश कर रहा था और अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहा था, लेकिन माइकल ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। माइकल बोला, तुम ही वजह थे कि मैंने 10 साल पहले ट्रिगर नहीं दबाया। माइकल भले ही बूढ़ा हो गया हो, लेकिन शेर बूढ़ा होने पर भी शेर ही रहता है। माइकल MI6 का एक तगड़ा एजेंट था जिसे एक मिशन में बात न मानने की वजह से काम से निकाल दिया गया था। अपनी जान बचाने के लिए वो एक सुनसान लाइट हाउस में छिप कर रह रहा था। उसका पुराना साथी हर कुछ दिन में अपनी भतीजी जेसी के साथ समंदर किनारे आता था। जेसी खुद एक छोटी सी नाव चलाकर किनारे तक आती थी और माइकल के लिए दरवाजे पर राशन पानी रख जाती थी। लेकिन एक बार सामान देकर लौटते वक्त अचानक से भयंकर तूफान आ गया। वापस जाते टाइम जेसी गलती से पानी में गिर गई। पास ही खड़ा उसका चाचा समय रहते पानी में कूद नहीं पाया और नाव के साथ समंदर की लहरों में बह गया। ये देखकर माइकल तुरंत अपनी छोटी नाव लेकर उन्हें बचाने निकल पड़ा। जहां वो लोग गिरे थे वहां पहुंचकर माइकल ने सीधे पानी में छलांग मार दी। जेसी को ढूंढने के बाद उसने जल्दी से उसके चारों तरफ उलझी हुई जाल की रस्सियों को खोला। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसका पुराना साथी अब दुनिया में नहीं रहा। कोई और रास्ता ना देखकर माइकल को पहले जेसी को ही बचाना पड़ा। सही बात तो ये रही कि नाव पर चढ़ने के बाद माइकल ने जेसी के पेट से समंदर का सारा पानी बाहर निकाल दिया। बाद में जब जेसी को होश आया तो माइकल ने उसे बताया कि उसका चाचा अब नहीं रहा। वो अब नहीं रहे। बचपन से ही बिना माँ बाप के बड़ी हुई जेसी अब सच में पूरी तरह से अनाथ हो गई थी। जेसी के पैर की चोट में इन्फेक्शन फैलता देखकर माइकल को मजबूरी में नाव लेकर शहर की तरफ जाना पड़ा। उसे पता था कि MI6 के पास एक बहुत तगड़ा स्मार्ट खुफिया सिस्टम है। अगर वो किसी भी कैमरे में दिख गया तो पक्का उसके पीछे लोग पड़ जाएंगे और उसे मार देंगे। इसलिए मेडिकल स्टोर में जाते टाइम वो कैमरों से बचकर गया और बिल भरते टाइम भी उसने अपनी पीठ घुमा ली। इसके बाद वो एक कपड़ों की दुकान में गया और जेसी के लिए झटपट साफ कपड़े खरीदे। सब कुछ एकदम सेफ लग रहा था, लेकिन किसे पता था कि बाहर निकलते टाइम दरवाजे पर कुछ लड़कियां वीडियो कॉल कर रही होंगी। बस उसकी एक झलक दिखने की देर थी कि अगले ही पल MI6 के कंप्यूटर पर अलार्म बजने लगा। ऑपरेटर ने आंखों का स्कैन मैच किया और सारी जानकारी अपने कमांड सेंटर को भेज दी। वहां के बॉस ने देखा कि सिस्टम माइकल को एक वांटेड के रूप में डिटेक्ट रहा है, जिसे मार गिराना बहुत जरूरी है। बॉस ने बिना कोई देरी किए सबसे पास वाली अल्फा टीम को उसे घेर कर खत्म करने का ऑर्डर दे दिया। इसी बीच स्टीफन प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा था। वो MI6 का पुराना बॉस था। कुछ 2 नंबरी कामों की वजह से उस पर केस चला था और प्राइम मिनिस्टर ने उसे सलाह दी थी कि वो बस अपनी रिटायरमेंट वाली जिंदगी आराम से जिए। स्टीफन ने मुंह से तो हाँ कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इधर घर लौटे माइकल को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी पोल खुल चुकी है। उसने घायल जेसी के घाव पर पट्टी बांधी और फिर उसे पहनने के लिए नए कपड़े दिए। रात के टाइम सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था और वो लोग खाना खाने वाले थे, लेकिन माइकल को अचानक कुछ गड़बड़ लगी। वो तुरंत उठा और दूरबीन लेकर समंदर की तरफ देखने लगा और सच में एक स्पीड बोट बड़ी तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। माइकल ने जल्दी से कपड़े पहने और फिर जेसी को बाथरूम में छिपने और बाहर ना निकलने को कहा। इतना कहकर माइकल हाथ में अपना खंजर लेकर कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने देखा कि अल्फा टीम जमीन पर उतर चुकी है। वो बिना किसी हड़बड़ी के रस्सी के पास आया और अपना खंजर लेकर तैयार हो गया। नीचे अल्फा टीम के सब आदमियों ने रात में देखने वाले चश्मे पहन रखे थे और वो धीरे धीरे हमला करने की पोजीशन ले रहे थे। उसने सही मौका देखकर रस्सी काट दी। एक बड़ा पत्थर तेजी से उनकी तरफ गिरा। फिर एक जाल उठा और एक बंदे को दबोच लिया। उसे खींचता हुआ सीधा समंदर में ले गया। फिर माइकल ने तुरंत बिजली का मेन स्विच ऑन कर दिया। अचानक से बत्ती जली तो आंखों में ऐसी चकाचौंध हुई कि पूरी टीम को अपने नाइट विजन चश्मे उतारने पड़ गए। लेकिन जब जगह के बारे में कुछ पता ही ना हो तो चाहे कितने भी लोग आ जाएं, सब मारे जाते हैं। टीम के इन आदमियों ने एक परछाई देखी और एक एक करके ऊपर चढ़ने लगे। जो पहला आदमी ऊपर पहुंचा वो ठीक से मुड़ भी नहीं पाया था कि माइकल ने उसके सिर पर मिट्टी के तेल वाला लैंप दे मारा और फिर एक सिग्नल वाली बंदूक से ऐसी गोली मारी कि वो तुरंत जलकर खाक हो गया। इसके ठीक बाद दूसरा आदमी ऊपर चढ़ा। अभी उसके पैर ठीक से टिके भी नहीं थे कि माइकल ने उसे वापस वहीं भेज दिया जहां से वो आया था। दूसरी तरफ एक आदमी घर के दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसा माइकल के कुत्ते ने उसे काट लिया।
2 गोलियां मारकर उस कुत्ते को खत्म करने के बाद वो आदमी बाथरूम में घुसा और उसने जेसी को खोज निकाला। जब जेसी को अगवा करके ले जाया जा रहा था, ठीक उसी टाइम माइकल ने लोहे के हुक का इस्तेमाल करके एक और आदमी को फंसा लिया, लेकिन उसने उसे तुरंत मारा नहीं बल्कि उसे छत के डंडे से लटका दिया। जब उसके बाकी साथी अंदर घुसे तो माइकल पीछे ही छिपा हुआ था और एकदम सही मौका देखकर उसने एक ऐसी जोरदार चाकू मारी कि उसकी वहीं मौत हो गई। इन हमलावरों को निपटाने के बाद अचानक माइकल को जेसी की चीख सुनाई दी। उसने जमीन से बंदूक उठाई, एक गोली पैर पर मारी और दूसरी सीधे सिर में मार दी। एक भी फालतू गोली बर्बाद नहीं की। इसके बाद माइकल तेजी से दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन लाश पर लगे कैमरे ने उसका चेहरा रिकॉर्ड कर लिया। माइकल ने तुरंत लाश को घुमाया और उसके शरीर से सारे गैजेट निकाल लिए। उसने जेसी को वहीं थोड़ी देर रुकने को कहा और खुद कुत्ते को साथ ले जाने के लिए कमरे में वापस गया। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब जब वो पकड़े जा चुके थे तो और छिपने का कोई फायदा नहीं था। इसलिए माइकल ने अपने एक करीबी दोस्त को फोन मिलाया और मिलने का टाइम और जगह पक्की कर ली। उसके बाद उसने फोन की बैटरी निकाल फेंकी और जेसी को लेकर लाइट हाउस से निकल लिया। इधर MI6 का कमांड सेंटर भी अभी हुई इस घटना को देखकर सन्न रह गया था। अपने काम को पूरा करने के लिए बॉस ने अपने लोगों से कहा कि घटना स्थल के सबसे करीब जो भी एक्टिव एजेंट है उसे काम पर लगाओ और उसे माइकल को रोकने और खत्म करने का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद वो अकेली मेन सर्वर वाले कमरे में गई। वहाँ बैठी कंप्यूटर वाली ने उसे बताया कि पहले जो आतंकवादी की पहचान सामने आई थी वो एकदम फर्जी थी। किसी ने चुपके से कंप्यूटर का कोड बदल दिया था ताकि जैसे ही माइकल की फोटो आए सिस्टम अपने आप उसे आतंकवादी बता दे। असल में माइकल तो एक टॉप क्लास का एजेंट था। बॉस का दिमाग चकरा गया कि आखिर ऐसा क्यों है। उसने कंप्यूटर वाली से इसकी तह तक जाने को कहा ताकि पता चल सके कि इसके पीछे किसका हाथ है। फिर वो बाहर आई और कमांड सेंटर वालों से बोली कि माइकल को जिंदा पकड़ना है, उसे बिल्कुल भी मारना नहीं है। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसके सारे प्लान पहले से ही स्टीफन की स्क्रीन पर एक एक सीन के साथ लाइव चल रहे थे। स्टीफन ने जैसे ही देखा कि MI6 ने एक नया एजेंट भेजा है, उसने तुरंत उसे एक खुफिया मैसेज भेजा कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा बॉस हूँ और तुम्हें सिर्फ मेरे ही ऑर्डर मानने हैं। एजेंट का जवाब आने के बाद स्टीफन ने माइकल और जेसी दोनों को मौत के घाट उतारने का ऑर्डर दे दिया। इधर माइकल और जेसी किनारे पर आ चुके थे। दोनों ने पास के एक घर के पास एक कार खड़ी देखी। सेफ्टी के लिए माइकल ने बंदूक जेसी को पकड़ा दी और उसे बाहर रुकने को कहा और खुद कार की चाबियां ढूंढने के लिए घर के अंदर घुस गया। किसे पता था कि अंदर छानबीन करते टाइम उसे अचानक एक छोटा बच्चा दिख जाएगा और इसके तुरंत बाद बच्चे का बाप बंदूक ताने दरवाजे पर आ गया। माइकल कोई नई मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता था, लेकिन तभी जेसी बंदूक ताने वहां पहुंच गई। हथियारों का फर्क देखकर उस आदमी के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसे जेसी के कहने पर माइकल के घाव पर टांके लगाने पड़े। उन्हें लगा था कि बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी वो दोनों घर से बाहर भी नहीं निकले थे कि उस आदमी के बेटे ने बोल दिया कि उसने पुलिस को फोन कर दिया है। बाहर पुलिस के सायरन की आवाजें सुनकर माइकल ने खिड़की से झांका तो पुलिस की गाड़ियां उनके अहाते में आ चुकी थी। कमांड सेंटर वालों को जब ये पता चला तो उन्होंने तुरंत वहां की लोकल पुलिस को इसमें शामिल ना होने को कहा, लेकिन जैसे उनका सिस्टम ही खराब हो गया हो, मौके पर खड़ी पुलिस ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। माइकल को सब समझ आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। घर का आदमी जैसे ही बाहर देखने गया, सीधा एक गोली आई और उसके सिर के आर पार हो गई। इसी बीच वहाँ एजेंट भी पहुंच चुका था जो पुलिस वालों पर फायर कर रहा था। माइकल ने लड़के को समझाया और बोला कि यहीं बैठे रहना, यहाँ से हिलना मत। उसने हथियार उठाए और सीधे दरवाजे की तरफ चला गया। जैसे ही पुलिस वाला अंदर आया, सीधा उसके पैर पर एक लात मारी। तभी एक और पुलिस वाला आया और माइकल पर हमला कर दिया। माइकल ने अकेले ही दोनों की खटियां खड़ी कर दी। जेसी को पकड़ा और बाहर लेकर निकला, लेकिन तभी एक और पुलिस वाला आ गया। फिर उसके सिर पर सीधा एक मुक्का मारा, जिससे पुलिस वाला वहीं ढेर हो गया। उसकी जेब से कुछ सामान निकाला और वहां से निकल गया। एक पुलिस वाला उसके सामने आ गया, लेकिन उसने पेपर स्प्रे निकाला और उसके मुंह पर स्प्रे कर दिया, जिससे पुलिस वाला वहीं तड़पने लगा। एक और पुलिस वालों को लेजर गन से मारा और उनके हथियार ले ली। कमांड सेंटर ने जब ये सब देखा तो उन्होंने तुरंत मौके पर मौजूद अपने एजेंट से कांटेक्ट करने को कहा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस एजेंट ने बहुत पहले ही अपना फोन और कम्युनिकेशन सब बंद कर रखा था। माइकल को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो पुलिस की गाड़ी लेकर फुल स्पीड में वहां से निकल लिया, लेकिन जैसे ही वो पतली सड़क पर पहुंचा, पीछे से वो एजेंट भी उसका पीछा करते करते आ गया। ये तो मानना पड़ेगा कि वोल्वो कार टक्कर सहने में बहुत मजबूत होती है। पीछे आ रहे एजेंट ने हार ना मानते हुए 2 गोलियां दागी, लेकिन जब देखा कि इसका कोई असर नहीं हो रहा है तो उसने फुल एक्सीलेटर देकर सीधे कार को पीछे से टक्कर मार दी। लेकिन उसकी इस हल्की फुल्की टक्कर से वोल्वो कार का बाल भी बांका नहीं हुआ। माइकल भी उसके साथ उलझना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी कार दूसरी सड़क पर घुमा ली और फिर दोनों के बीच एकदम खतरनाक कार रेस शुरू हो गई। ये देखकर कि पीछे वाला एजेंट काफी परेशान हो चुका है, माइकल ने अपनी गाड़ी की तेजी से ब्रेक मारा और
और गाड़ी को धीमा कर लिया। फिर स्पीड बढ़ाते हुए एजेंट को सीधा पीछे से धक्का दे दिया और तब तक रुका नहीं जब तक नितिन गडकरी का इथेनॉल का मोए मोए ना हो गई। जल्दी ही माइकल अपनी कार को एक लकड़ी के कारखाने में ले गया और दोनों एक दूसरी गाड़ी लेने के लिए नीचे उतरे। इधर वो एजेंट मरा तो नहीं था, लेकिन उसे बहुत भारी अपमान सहना पड़ा था। वो बंदूक लेकर सड़क पर जा रहे किसी अनजान आदमी की कार लूटना चाहता था, लेकिन किसे पता था कि पीछे से जल्दी ही पुलिस की एक गाड़ी आ जाएगी। वो पहले से ही गुस्से में पागल हो रहा था और सामने से पुलिस को आता देखकर उसने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें सीधा जमीन पर सुला दिया। इधर MI6 का बॉस स्क्रीन पर माइकल को देखकर गहरी सोच में डूब गया था। उसने तुरंत पुराने बॉस स्टीफन को फोन घुमाया और पूछना चाहा कि आखिर इस माइकल की पूरी कहानी क्या है। उसने जल्दी से बात को घुमाते हुए समझाया कि माइकल ने एक बार एक सीक्रेट मिशन में बात नहीं मानी थी और सरकार जिस बंदे को मारना चाहती थी उसे उसने जाने दिया था और फिर वो खुद भी गायब हो गया। ये आदमी बहुत खतरनाक है और अब जब उसका पता चल ही गया है तो उसे पूरी ताकत लगाकर खत्म करना ही होगा। स्टीफन की बातों पर बॉस को पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ। फोन काटने के बाद वो कंप्यूटर वाले के पास गई और उससे एक पेन ड्राइव ली। वापस आकर जब उसे खोला तो उसमें वही मिशन था जिसमें स्टीफन के कहने पर माइकल ने काम किया था। फाइलों से पता चला कि माइकल ने ईरान के एक साइंटिस्ट को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि उसने खुद ही परमाणु हथियारों का नक्शा सौंप दिया था और माइकल ने उसे वहां से सेफ निकलने में मदद की थी। ये सब देखने के बाद बॉस को और पक्का यकीन हो गया कि माइकल को ऐसे ही नहीं मारा जा सकता। उसे हर हाल में पूछताछ के लिए वापस लाना ही पड़ेगा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक एक हरकत ऊपर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। ये देखकर स्टीफन बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि इन नए एजेंटों से काम निकलवाना सच में बहुत मुश्किल काम है। इसी बीच माइकल और जेसी उस दोस्त के पास पहुंच चुके थे जिससे उसने पहले बात की थी। जब माइकल ने रिटायरमेंट लिया था तब इसी दोस्त ने एक आम आदमी के नाम का इस्तेमाल करके उसकी असली पहचान छिपाने में मदद की थी, जिससे माइकल मानो दुनिया की नजरों से एकदम गायब ही हो गया था। लेकिन इससे पहले जब MI6 ने पहली बार स्कैन किया था तो रिजल्ट में वो एक आतंकवादी निकला था। ऐसा खेल करने वाले बंदे के लिए माइकल के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था और वो था स्टीफन। हालांकि स्टीफन MI6 के बॉस की कुर्सी से हट चुका था, लेकिन उसका पावर अब भी बहुत था और वो अपनी हद से बाहर जाकर दूसरे एजेंटों को भी ऑर्डर दे सकता था। स्टीफन के पास पूरे सिस्टम को चलाने का एक्सेस भी था, इसलिए अब माइकल के पास छिपने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इस मामले को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो था स्टीफन को खत्म करना। इसलिए माइकल जेसी को अपने साथ नहीं रखना चाहता था क्योंकि वो उसकी जान की गारंटी नहीं ले सकता था। लेकिन हाल ही में हुई इन खूनी लड़ाइयों की वजह से जेसी माइकल से जुड़ गई थी और माइकल को छोड़कर वो किसी और पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करती थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसके दोस्त को कैंसर था और वो जेसी की देखभाल करने की हालत में बिल्कुल नहीं था। मजबूरी में उसका दोस्त सिर्फ थोड़ा बहुत पीछे से सपोर्ट करने का काम ही कर सकता था। बात खत्म करने के बाद उसका दोस्त जाने की तैयारी करने के लिए बाहर निकल गया। घर के अंदर जब माइकल जेसी को बुलाने गया तो अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने तुरंत जेसी को एक कोने में छिपने को कहा और फिर पास ही से एक लोहे का औजार उठाकर दरवाजे के पीछे छिप गया। बाहर वाला एजेंट भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो हाथ में बंदूक लिए धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसने एक गोली चलाई, जिसे देखकर माइकल तुरंत भागकर छिप गया। एजेंट लगातार गोलियां चलाता रहा। तभी माइकल ने अलमारी उसके ऊपर धकेल दी, फिर एक जोरदार लात मारी। गुस्से में एजेंट ने माइकल की गर्दन पकड़ ली। माइकल ने तुरंत एक चम्मच उठाया और सीधा उसके हाथ में घोंप दिया। फिर उसे दीवार की तरफ धकेला और उठाकर दूर फेंक दिया। दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो गई। एजेंट ने तुरंत धक्का देकर माइकल को जमीन पर गिरा दिया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने कुर्सियों पर बैठ गए। जेसी यह देखकर सोचने लगी, अब क्या मोदी वर्सेस राहुल गांधी करेंगे क्या? तभी एजेंट ने एक चाकू निकाला और माइकल ने लकड़ी का एक टुकड़ा उठा लिया। फिर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। माइकल ने सीधा उसके पेट में घोंप दिया और उसे एक जोरदार लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। आखिरकार एजेंट ने माइकल को धर दबोच लिया, लेकिन तभी जेसी गन लेकर एजेंट पर तान दी। फिर माइकल और जेसी तुरंत वहां से भाग गए। बाहर निकलकर माइकल और जेसी कार में बैठे और तेजी से वहां से निकल लिए। पीछे बचा हुआ एजेंट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कुछ गोलियां ही चला पाया। जल्दी ही स्टीफन को मिशन के फिर से फेल होने की खबर मिल गई। उसने तुरंत और एजेंट भेजने का ऑर्डर दिया क्योंकि उसे हर हाल में माइकल की लाश चाहिए थी। इधर माइकल अपने दोस्त को अलविदा कहने के बाद जेसी के साथ कार में लंदन की तरफ निकल पड़ा। वो स्टीफन की दुश्मन का नामो निशान मिटाने वाली फितरत को अच्छी तरह से जानता था। जेसी का चाचा माइकल का साथी था और दोनों पहले स्टीफन के अंडर काम करते थे। इस बार स्टीफन उसे मारना चाहता था तो पक्की बात है कि वो जेसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए माइकल को जेसी को किसी एकदम सेफ जगह पहुंचाना ही था। रात के टाइम वो दोनों एक नाइट क्लब के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने जानबूझकर अपने चेहरे दिखाए और माइकल ने दरवाजे पर खड़े बाउंसर की जमकर पिटाई भी कर दी। आराम से अंदर जाने के बाद स्टीफन को तुरंत उनके अड्डे का पता चल गया, इसलिए उसने फौरन अपने हत्यारे एजेंटों की एक टीम को उन्हें खत्म करने का ऑर्डर दे दिया और उसकी इसी बेवकूफी ने
ने उसी की पोल खोल दी। MI6 के कंप्यूटर वाले ने बहुत पहले ही एक जाल बिछा रखा था कि अगर कोई बाहर का बंदा अपनी पावर से बाहर जाकर कुछ भी करेगा तो सिस्टम तुरंत उसका पता बता देगा। पर्दे के पीछे खेल रहे असली मास्टरमाइंड को देखकर बॉस को भी पिछली सारी कहानी समझ में आ गई। हालांकि अभी सबसे जरूरी काम माइकल को पकड़ना था। नाइट क्लब में माइकल ने क्लब के मालिक को खोज निकाला। उन दोनों ने पहले स्टीफन के लिए कई 2 नंबरी काम किए थे। अब स्टीफन माइकल को मारना चाहता था तो जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ उसी को नहीं मारता। इसलिए माइकल ने एक बहुत ही सिंपल सी डील रखी। उसने मालिक से कहा कि वो पहले जेसी को किसी सेफ जगह पहुंचाने का इंतजाम करे और माइकल खुद स्टीफन को खत्म करने के लिए वहीं रुकेगा। मालिक थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, लेकिन वो जानता था कि माइकल बिना बात के आकर ऐसा मजाक नहीं करेगा। आखिर में दोनों के बीच बात पक्की हो गई। थोड़ी देर के इंतजार के बाद मालिक एक पासपोर्ट और कुछ कैश ले आया। उसने कहा कि जैसे ही माइकल जेसी को बंदरगाह तक पहुंचा देगा, कोई उसे वहां से लेने आ जाएगा। लेकिन तभी बाहर स्टीफन की कातिल टीम नाइट क्लब के दरवाजे पर धमक चुकी थी और साथ ही MI6 की अपनी टीम भी उसी तरफ आ रही थी। उसने सामान उठाया और जेसी को लेकर निकलने की तैयारी करने लगा। वो अभी डांस फ्लोर तक पहुंचा ही था कि उसने स्टीफन के गुंडों को देख लिया। माइकल ने कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि उसने एक बाउंसर को अपनी ढाल बना लिया और जब वो भारी भरकम आदमी नीचे गिरा, सामने वाले की पिस्तौल छीनी और उसकी जांग के आर पार गोली उतार दी। डीजे के शोर का फायदा उठाते हुए माइकल बाहर की तरफ बढ़ता रहा। उसने सामने एक दूसरे एजेंट को देखा, एक शराब का गिलास उठाया, उसका निचला हिस्सा तोड़ दिया और कुछ ही कदमों में उसके पीछे पहुंच गया और सीधा उसे एक ही बार में ढेर कर दिया। उसने एक एक करके सबको बड़ी आसानी से निपटा दिया। ये देखकर कि सामने एक और बंदा चारों तरफ नजर गड़ाए हुए है, माइकल ने जेसी को कोने में रुकने को कहा। फिर वो धीरे धीरे उसके पास गया और अपने खतरनाक हमलों की एक ही झड़ी से उसे भी हमेशा के लिए सुला दिया। लगातार बचकर निकलने की कोशिश कर रहे माइकल और जेसी जल्दी ही उनकी नजरों में आ गए और 2 गुंडों ने उन्हें बीच में घेर लिया। पीछे हटने का कोई रास्ता न देखकर माइकल जेसी को लेकर बाथरूम में घुस गया। अपनी सारी गोलियां खत्म होने के बाद माइकल जेसी को लेकर तुरंत चकमा देकर बाहर निकल आया, लेकिन क्योंकि सामने वाले तादाद में ज्यादा थे, इसलिए हाथापाई के बीच किसी ने उसके पीछे चाकू से एक गहरा कट मार दिया। दुश्मनों के भारी दबाव में आकर माइकल को मजबूरी में अपने पीछे बने बार के काउंटर में कूदना पड़ा और बाहर खड़ी जेसी को उन गुंडों ने सीधे उठा लिया। उन्होंने तेजी से जेसी को बाहर खड़ी एक वैन में पटक दिया। माइकल भी उनके पीछे बाहर आया और उनका पीछा करने ही वाला था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका आमना सामना MI6 की मेन टीम से हो जाएगा। ये कोई सफाई देने का टाइम नहीं था, इसलिए माइकल ने सामने आते ही सीधा फायर कर दिया। आखिरी गोली की आवाज शांत होते ही डरी सहमी जेसी ने माइकल को कार का दरवाजा खोलते हुए देखा। तय टाइम पर बंदरगाह पहुंचने के लिए माइकल ने एक मोटरसाइकिल ली और फुल स्पीड में वहां से निकल लिया। हवा से बातें करते हुए दोनों टाइम पर बंदरगाह पहुंच गए। जेसी चाहती थी कि माइकल भी उसके साथ चले, लेकिन माइकल ने कहा कि वो अपने वादे का पक्का आदमी है। बार के मालिक ने उसकी मदद की है तो उसे भी अपना वादा निभाते हुए स्टीफन को खत्म करना होगा। जेसी को ये सब समझ नहीं आ रहा था और ना ही वो समझना चाहती थी। उसकी नजरों में अब माइकल ही उसका इकलौता परिवार था। तभी अचानक हुई फायरिंग ने उन्हें और ज्यादा बात करने का टाइम नहीं दिया। जेसी को वहां से रवाना करने के बाद अब माइकल को कोई टेंशन नहीं थी। उसने पीछा करते हुए आई एजेंट के साथ कुछ देर एक दूसरे को नापते हुए फायरिंग की, जब तक कि दोनों की गोलियां खत्म नहीं हो गईं। इससे पहले हुई दोनों लड़ाइयों में माइकल ने उसकी जान बख्श दी थी, लेकिन अब उसे यूं हाथ धोकर पीछे पड़ा देखकर माइकल को भी अब कोई रहम दिखाने की जरूरत नहीं लगी। उसने एजेंट को सीधा उठाकर पटक दिया, फिर एक जोरदार लात मारी जिससे एजेंट दूर जाकर गिरा। फिर माइकल ने सिकड़ उठाया और सीधा उसके मुंह पर दे मारा और लगातार मारता रहा। तभी एजेंट ने उसे रोक लिया और माइकल को जमीन पर पटक दिया। फिर उसका गला जोर से पकड़ लिया। माइकल गुस्से में उसे सीधा घुमाकर पटक दिया, फिर एक पाइप से उसकी पीठ पर जोर से मारा। इसके बाद उसने फिर से सिकड़ उठाया और लगातार मारता रहा। आखिर में उसने पाइप में सिकड़ लपेटी और एक ही बार में एजेंट का काम तमाम कर दिया। अगले दिन जब स्टीफन खिड़की के पास खड़ा होकर अपनी शराब का गिलास भर रहा था, उसने ऊपर देखा तो बाहर के सभी सिक्योरिटी गार्ड मारे जा चुके थे। वो अपने दिल में अच्छी तरह जानता था कि ये हमला किसने किया है, इसलिए उसने बड़े आराम से अपनी शराब का आखिरी घूंट पिया और पलटा तो माइकल उसके सामने खड़ा था। स्टीफन भले ही MI6 से रिटायर हो चुका था, लेकिन उसकी राजनीति की भूख बहुत बड़ी थी। वो अपने दामन के सारे दाग एकदम साफ करना चाहता था, इसलिए उसने उन सभी लोगों को निपटाने की सोची जिन्होंने पुराने टाइम में उसके लिए 2 नंबरी काम किए थे। 10 साल पहले माइकल ने उसे नहीं मारा था, बल्कि गुमनाम जिंदगी जीने का फैसला किया था। लेकिन अब स्टीफन को इतना एहसान फरामोश देखकर माइकल उसकी कोई भी फालतू बात नहीं सुनना चाहता था और उसने एक ही गोली से उसे समय से पहले ही नर्क का रास्ता दिखा दिया। 3 महीने बाद स्पेन के रोम में अकेली रह रही जेसी एक किताब पढ़ रही थी। MI6 लगातार उस पर नजर रखे हुए था। वो जेसी के जरिए
जरिए गायब हो चुके माइकल को ढूंढना चाहते थे। जैसा सोचा था, जल्दी ही कैमरे का मुंह जबरदस्ती ऊपर कर दिया गया। फिर एक आदमी ने जेसी को एक पेपर बैग दिया जिसके अंदर माइकल की इस्तेमाल की हुई शतरंज की एक गोटी थी। उस शतरंज की गोटी को देखकर जेसी तुरंत समझ गई कि माइकल उसके पास वापस आ गया है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और इस वीडियो से एक पैसा भी नहीं मिलने वाला, तो प्लीज भाइयों एक लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो।